नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का। मान्यताओं व धारणाओं की दुनिया बड़ी गजब की होती है। हम बहुत कुछ मानते चले जाते हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। हम बात करते हैं भगत सिंह की, उनके आदर्शों की, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि भगत सिंह के आदर्श, उनके विचार क्या थे। तो पुस्तकालय में उनकी रचनाओं के माध्यम से हम उनको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रचनाओं पर केंद्रित 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह ने पत्रकारों और पत्रकारिता के बारे में जो लिखा था, आज हम उसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि कुछ परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। आज से लगभग 100 साल पहले भगत सिंह के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन की वैचारिकी में जिस भयानक परेशानी का जिक्र आता था, उसका पाठ 21वीं सदी के भारत के लिए बेहद जरूरी पाठ है। जून 1928 में छपे उस लेख के कुछ हिस्सों को आज मैं पढ़ूंगा, इसलिए कहीं जाइएगा मत, साथ में बने रहिएगा। भारतवर्ष की दशा इस समय बड़ी दयनीय है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म के होना ही दूसरे धर्म के कट्टर शत्रु होना है। लाहौर के एक दंगे का उदाहरण देते हुए यह लेख हकीकत बयां करता है, सुनिएगा। मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है या सिख है या मुसलमान है। बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए काफी था, और इसी तरह किसी व्यक्ति का मुसलमान होना ही उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त तर्क था। चमनलाल द्वारा संपादित भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज में यह लेख उपलब्ध है। 3.5 पृष्ठों का यह लेख हर किसी को पढ़ना चाहिए। फिलहाल इसका अगला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकारमय नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अभी पता नहीं कि धार्मिक दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम कर दिया है, और हमने देखा है कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई विरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी डंडे, लाठियां, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं और आपस में सर फोड़ फोड़ कर मर जाते हैं। बाकी बचे कुछ तो फांसी चढ़ जाते हैं और कुछ जेलों में फेंक दिए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज नामक इस लेख में इस स्थिति के कारणों पर खुलकर विचार किया गया है। इस हिस्से को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जहां तक देखा गया है, इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों का हाथ है। इस समय हिंदुस्तान के नेताओं ने ऐसी लीड की है कि चुप ही भली। वही नेता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा अपने सिरों पर उठाया हुआ था, और जो समान राष्ट्रीयता और स्वराज स्वराज के दमगजे मारते नहीं थकते थे, वही या तो अपने सिर छुपाए बैठे हैं या इसी धर्मांधता के बहाव में बह चले हैं। सिर छुपाकर बैठने वालों की संख्या भी क्या कम है, लेकिन ऐसे नेता जो सांप्रदायिक आंदोलन में जा मिले हैं, वैसे तो जमीन खोदने से सैकड़ों निकल आ रहे हैं। जो नेता हृदय से सबका भला चाहते हैं, ऐसे बहुत ही कम हैं, और सांप्रदायिकता की ऐसी प्रबल बाढ़ आई हुई है कि वे भी इसे रोक नहीं पा रहे। आगे के हिस्से में अखबारों एवं पत्रकारों के रोल का जिक्र आता है। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। इस एक पंक्ति को दोबारा पढ़ने की दरकार है। दूसरे सज्जन जो सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में विशेष हिस्सा लेते रहे हैं, वे अखबार वाले हैं। अब लेख के अगले हिस्से को ध्यान से पढ़ते हैं।
पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध बड़े मोटे मोटे शीर्षक देकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं और परस्पर सिर फुटौल करवाते हैं। एक दो जगह ही नहीं, कितनी ही जगहों पर इसीलिए दंगे हुए हैं कि स्थानीय अखबारों ने बड़े उत्तेजनापूर्ण लेख लिखे हैं। ऐसे लेखक जिनका दिल व दिमाग ऐसे दिनों में भी शांत रहा हो, बहुत कम हैं। लेख के अंतिम हिस्से में इस समस्या से निजात पाने के उपाय मिलते हैं और इसकी शुरुआत भी पत्रकारिता से होती है। मैं पढ़ता हूं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों से संकीर्णता निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञानता फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। यही कारण है कि भारतवर्ष की वर्तमान दशा पर विचार कर आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। आगे का हिस्सा आम आदमी को संबोधित है। लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब व मेहनतकशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। इस लेख की अंतिम पंक्तियां धर्म और राजनीति के घालमेल से उपजी भयानक स्थिति से निपटने के लिए उपाय सुझाती है। इस समय कुछ भारतीय नेता भी मैदान में उतरे हैं जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं। झगड़ा मिटाने का यह भी एक सुंदर इलाज है और हम इसका समर्थन करते हैं। यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर सबसे अंत में एक अपील है जिसमें क्रांतिकारियों का दर्द साफ झलकता है। हमारा ख्याल है कि भारत के सच्चे हमदर्द हमारे बताए इलाज पर जरूर विचार करेंगे और भारत का इस समय जो आत्मघात हो रहा है उससे हमें बचा लेंगे। आज बस इतना ही। भगत सिंह पर केंद्रित अगले वीडियो में हम दिल को छू देने वाली उनकी कुछ चिट्ठियों को पढ़ेंगे और भगत सिंह के अनुसार असली क्रांति का मतलब क्या है यह भी जानेंगे। जाते जाते वही पुराना अनुरोध, पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।